Hello everyone, hope you are doing good. My name is Lalan Kumar. So today we will going to see about the cardiopulmonary resuscitation, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CPR बोलते हैं। उससे पहले कुछ हम लोग एनाटॉमी ऑफ एंड फिजियोलॉजी हार्ट और लंग्स के बारे में लेते हैं। हार्ट का जो काम है वो मेनली पंप करना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजने का जो काम होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। दो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रहते हैं जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के चैम्बर होते हैं। इसमें 4 valve होते हैं मेनली: बाइकस्पिड valve, ट्राइकस्पिड valve, आयोटिक valve एंड पल्मोनरी valve होते हैं। ठीक है। लंग्स का जो काम है वो ऑक्सीजन लेना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। तो इसका जो फ्लो है उसको हम लोग इस पिक्चर्स जो इमेज है उसके थ्रू हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का साइन है, और जो ये रेड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारा साइन है। ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? हमारा लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जिसको हम लोग माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। फिर वो वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद वो थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाके फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है। हम लोगों देखे हैं कि आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन इस केस में जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। सुपीरियर और इंफीरियर से आया कहाँ? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। लंग्स में प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम से माइट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बोलेंगे उसके थ्रू कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया। ये प्रोसेस ही कंटिन्यूअस होते रहता है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? ठीक है। जब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे तो हार्ट का रुक जाना, लेकिन एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट इज डिफाइंड एज अ सडन सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक परफ्यूजन, इन विच they are mentioning the three important point. Okay, like the first one is the cessation of spontaneous breath. The person cannot going to take the breath, there is a sudden cessation, mean the person cannot able to take the breath. Second one is effective circulation, the circulation is stopped, and the systemic perfusion, in which the oxygenated blood required for the tissue perfusion that can be arrested. Okay, means they are not getting the adequate oxygenated blood. So this is the definition. What are the indications? ठीक है, कार्डियक अरेस्ट की क्या इंडिकेशंस है? कौन कौन से मरीज में ज़्यादा होने के चांसेस है कार्डियक अरेस्ट? तो पहला जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, पहले से किसी पर्सन को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ठीक है, तो वो ज़्यादा वनरेबल है कार्डियक अरेस्ट के, ज़्यादा चांसेस है उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो पहला जो डिजीज है वो CAD है। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। किसी का अगर कोरोनरी आर्टरी में पहले से कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, तो उस पर्सन को ज़्यादा चांसेस है कार्डियक अरेस्ट होने का। वैसे ही कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मेनली बच्चों में देखा जाता है, जैसे कि ASD आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, या टॉफ हो गया टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। कोरोनरी एम्बोलिज्म के केसेस में कार्डियक रप्चर या डायसेक्शन हो गया कोई ट्रॉमा के कारण, उस केसेस में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब पल्मोनरी कॉजेज में क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, स्पेक्सिया, ये सब जो पल्मोनरी कॉजेज है वो कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है। मेटाबॉलिक कॉजेज में हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग पोटासियम एडमिनिस्टर करते हैं या फिर जब हम लोग ABG करते हैं तो हम लोग पोटासियम में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो बढ़ रहा है हाइपोकैलेमिया की हाइपरकैलेमिया। तो अगर हाइपरकैलेमिया के केसेस में
भी है ना, मेटाबॉलिक अगर चेंजेज होगा तो उस केसेस में भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस है। और यहीं हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स शुगर का शरीर में रेंज कम हो जाना। ठीक है, फ्लूइड इम्बैलेंस के कारण भी, जैसे कि बहुत ज़्यादा हेमरेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया एक्सीडेंट के कारण, या हाइपोटेंशन शॉक में चला गया पेशेंट, तो भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उनको। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकता है, जैसे ब्रेन इंजरी, मैसिव सीवियर, ठीक है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के कारण। पॉइजनिंग के केसेस में भी हो सकता है, ठीक है। और अदर कॉजेज में इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया है, तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो, या फिर नार्कोटिक ओवरडोजेज, बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रखा है, तो भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कार्डियक अरेस्ट। हम लोग कैसे जानेंगे कि इस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो पहला है अर्ली और लेट, दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो अर्ली मतलब बहुत तुरंत, हम लोग पहले हम लोगों को क्या पता चलेगा, अनरिस्पॉन्सिव मीन्स हम लोग उसको जगाएंगे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। एपनिया और गैस्पिंग, या तो वो सांस नहीं ले रहा होगा या तो वो गैस्पिंग करते हुए मिलेगा, ठीक है। और तीसरा जो होता है कैरोटेड पल्स, कैरोटेड पल्स हम लोग इधर देखते हैं। तो अगर हम लोग जब भी कार्डियक अरेस्ट हम लोग अगर इवेलुएट करना है वेदर द पेशेंट इज हैविंग द कार्डियक अरेस्ट और नॉट, सो रूल इज टू असेस द कैरोटेड पल्स, ठीक है। तो हम लोग कैरोटेड पल्स देखेंगे, अगर नहीं है तो हमको सिम्टम्स है या साइन है वो हमारा कि वो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। ये तो तुरंत का बात है। अगर लेट, हम लोग वो लेट कैसे क्या क्या असेस कर सकते हैं, डायलिटेशन ऑफ पीपल्स, पीपल जो होता है वो डायलेट हो जाएगा फुली, ठीक है, नॉट रिएक्टिव टू लाइट, कोल्ड एंड कामी स्किन, और साइनोस्ट हो जाएगा पूरा बॉडी, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो उस केसेस में हम लोग को पता चलेगा कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो ये अर्ली और लेट। हम लोग फिर नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ये कैसे, ये करने से हम लोग कैसे एक पेशेंट का जान हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसका डेफिनेशन। बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसको हम लोग BLS बोलते हैं, इज ए लेवल ऑफ मेडिकल केयर विच इज यूज्ड फॉर द पेशेंट with life threatening illnesses or injury until the patient can be full medical care at the hospitals। मतलब हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, जब तक उसको फुल्ली हॉस्पिटल केयर, या फिर जब तक हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा दे, उससे पहले हम लोग उसको क्या क्या अपने तरफ से केयर दे सकते हैं या फिर एफर्ट डाल सकते हैं उस पेशेंट को बचाने के लिए, ठीक है। और एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट जो कि SCLS है, उसको हम लोग क्या है, एक्सटेंसिव मेडिकल नॉलेज एंड रिगरस हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड टू मास्टर SCLS। जो BLS है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज वेल एज द ले पर्सन, ओके, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, ठीक है, उसको बेसिक नॉलेज के थ्रू वो BLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो दे सकता है। लेकिन ACLS जो है वो ट्रेंड पर्सन होता है, और रिगरस ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद ही वो ACLS में ट्रेंड होता है, और वही क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है वो ACLS प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है, एयरवे, इनिशिएट IV एक्सेस, रीड एंड इंटरप्रेट द ECG एंड अंडरस्टैंडिंग द इमरजेंसी फार्माकोलॉजी, क्या क्या ड्रग्स हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन BLS में क्या है, वो ले पर्सन भी दे सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग CPR के बारे में बात करेंगे, इसके डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या है, वो एक टेक्निक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट अंटिल अप्रोप्रिएट डेफिनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी रिस्टोर नॉर्मल हार्ट एंड वेंटिलेटरी एक्शन। मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक टेक्निक है, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट का, जिसमें हम लोग मेन काम होता है कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट, ताकि ब्रेन में और हार्ट में ऑक्सीजन पहुंचते रहे, क्योंकि उसका जो टिश्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और विद इन 3 to 4 मिनट आवर ब्रेन सेल्स आर गोइंग टू डाई ड्यू टू द हाइपोक्सिया। और वो एक बार अगर ब्रेन सेल्स मर गए तो वो दोबारा जन्म नहीं ले सकता, इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं हमारे ब्रेन और हार्ट के सेल्स। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं थ्रू कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसका पर्पस क्या है CPR का, ठीक है, टू रिस्टोर कार्डियोपल्मोनरी फंक्शनिंग, जो बंद हो गया है
उसको हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग सीपीआर देते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट इनरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज फ्रॉम एनोक्सिया। अगर हम लोग ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ब्रेन सेल जो है वो बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाएगा, जो कि इनरिवर्सिबल है, ठीक है। अगर हम लोग पेशेंट को बचा भी लेते हैं तो वो ब्रेन डेथ घोषित हो जाएगा, हम लोगों का कुछ भी फायदा नहीं होगा उसमें। तो इसीलिए हम लोग सीपीआर देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, ताकि हार्ट और ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता रहे। तीसरा जो है, मेंटेन द ब्लड सर्कुलेशन बाय द कार्डियक मसाज टू ओपन एंड क्लियर द एयरवे एंड टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है सीपीआर का? पहले तो कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो ब्लड जो फ्लो है वो रुक जाता है और ऑक्सीजन जो हमारे ऑर्गन्स में पहुंचना चाहिए था वो एकदम कट ऑफ हो जाता है, नहीं पहुंचता है। तो ब्रेन सस्टेन डैमेज फॉर 4 मिनट एंड आफ्टर 7 मिनट इनरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, ठीक है। 4 मिनट में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, अगर 7 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो इनरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, जो कि रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। आफ्टर 1 to 2 आवर सेल ऑफ द बॉडी डाई। तो हम लोग को मेनली हार्ट और हार्ट सेल जो होता है और ब्रेन सेल को हम लोग को बचाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैथोलॉजी ऑफ सीपीआर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कार्डियक अरेस्ट हुआ, फिर हम लोग सीपीआर देंगे, ठीक है। हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखें कि ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया है, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो 4 से 7 मिनट में हमारा ब्रेन सेल जो है वो डेथ कर जाएगा, तो हम लोग को उसको बचाना है। तो इसी कारण हम लोग सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं कार्डियक अरेस्ट के बाद, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ताकि हमारा जो ब्लड है वो मैनुअली फोर्स करके हम लोग हार्ट एंड ब्रेन तक पहुंचा सके, ठीक है। उससे क्या होगा, इनफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन अलाउ हार्ट टू डिले ब्रेन डेथ रिस्पॉन्सिबल टिल डिफिब्रिलेशन, ताकि जो ब्रेन डेथ है, ठीक है, उसको हम लोग डिले कर सके। उतने देर में हमारा मेडिकल हेल्प आ जाएगा और पेशेंट को हम लोग हॉस्पिटल शिफ्ट करके जो आगे का प्रोसेस है उसको करके पेशेंट को हम लोग बचा सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि टू रिस्टोर द इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन, ठीक है, नो सिंपल है, जो हमारा सर्कुलेशन है उसको बरकरार रखना और जो वेंटिलेशन है उसको भी, और टू प्रिवेंट इनरिवर्सिबल सेरिब्रल डैमेज ड्यू टू एनोक्सिया, ठीक है, और इनरिवर्सिबल जो ब्रेन सेल्स का डेथ है उसको बचाना ही इसका प्रिंसिपल है। तो सीपीआर क्या है? इसका 3 पार्ट है मेनली, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। लेटर स्लाइड में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर डिफिब्रिलेशन या फिर ड्रग, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन, ईसीजी मॉनिटरिंग एंड द फ्लूइड। इसमें नर्सिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर ले पर्सन भी, अगर आउटसाइड द हॉस्पिटल ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है, द पेशेंट इज हैविंग द कार्डियक अरेस्ट, तो हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना सेफ्टी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग किसी को बचाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो पहले अपना सेफ्टी देखेंगे ना, या फिर हम जाके पेशेंट को पकड़ लेंगे ताकि हमको भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो पहले तो हम लोग सीन सेफ्टी देखेंगे, वेदर दिस सीन इज सेफ और नॉट, वेदर द विक्टिम इज इन सेफ प्लेस और नॉट, तो वो हम लोग असेस करेंगे कि सीन सेफ्टी, ठीक है। फिर रिकॉग्नाइज करेंगे पेशेंट को, ठीक है, कि उसको क्या हुआ है, सो तो नहीं गया है ना। अगर हॉस्पिटल में, ये जो हमारा है स्लाइड्स वो हॉस्पिटल के सेटिंग में है। इसके बाद हम लोग एक बाहर का भी सिनेरियो शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम लोग सीन सेफ्टी देखेंगे कि पेशेंट ठीक तो है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर कोई डेंजर में तो नहीं है, सांप तो नहीं है बगल में, ठीक है। सीन सेफ्टी के बाद हम पेशेंट को अप्रोच करेंगे, पेशेंट को जगाएंगे कि वो सो तो नहीं रहा है। अगर पेशेंट नहीं रिस्पॉन्स करा तो हम लोग हेल्प के लिए बुलाएंगे, और टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द एनोक्सिया वी कैन स्टार्ट द कार्डियक मसाज, वी कैन कॉल फॉर द हेल्प, ताकि दूसरे जो स्टाफ मेंबर है, हमारे कलीग है, वो आए तो, और हमारा जो फर्दर का प्रोसेस है वो लोग करें और मैं कार्डियक मसाज स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टेप ऑफ सीपीआर पहले हम लोग तो देखें सीन सेफ्टी, ठीक है, कि कोई भी पर्सन या तो हॉस्पिटल में हो या तो बाहर में, हम लोगों को देखना है कि पर्सन सेफ है कि नहीं, ठीक है, डेंजर में तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल करंट नहीं है, सांप वाप तो नहीं है बगल में, ठीक है,
ये सब हम लोग को देखना है कि हाँ वो ठीक है, सेफ है, तब हम लोगों को उसको अप्रोच करना है। फिर हम लोग रेस्पॉन्स चेक करेंगे, जगाएंगे कि भाई ठीक है, टैपिंग द शोल्डर, हेलो, आर यू ओके, आर यू ओके, ठीक है, वेदर ही इज रिस्पॉन्डिंग और नॉट। अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम लोग शाउट फॉर हेल्प करेंगे, ठीक है, बुलाएंगे हेल्प करने के लिए, क्योंकि अकेले हम लोग किसी का जान नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग सर्कुलेशन चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे, आता है एंट्रेंस एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन है, वी हैव टू असेस द कैरोटिड पल्स इन द एडल्ट, ओके। फिर दो सिनेरियो, या तो पल्स आपको मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा। अगर आपको पल्स मिल जाता है तो आपको क्या करना है, आपको रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है, ठीक है। तो आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कैसे हम लोग रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को सुलाएं। To provide the recovery position, lateral, recumbent or 3/4 prone position and give one respiration in 6 seconds and check pulse in 2-minute interval until the medical team arrives। हम लोग हेल्प के लिए बुला चुके हैं, हम लोग इसको रिकवरी पोजीशन में देके हम लोग इसका पल्स चेक करेंगे और एक 6 सेकेंड में 1 रेस्पिरेशन हम लोग इसको देंगे। अगर पल्स नहीं मिल रहा है तो हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना, हम लोग को सीपीआर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन, अब चेस्ट कंप्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। प्लेस द हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। पहले तो हम लोग को दो हाथ है इंटरलॉकिंग करेंगे, हम लोग इंटरलॉक करके एकदम सीधा रखेंगे, एकदम 90 डिग्री हम लोग चेस्ट में जाएंगे, और जो हील है हमारा हील पाम का, उसको हम लोग प्लेस करेंगे स्टर्नम में, ठीक है। स्टर्नम में कैसे प्लेस करेंगे, दो निप्पल का बीच में हम लोग सेंटर में प्लेस करेंगे, ठीक है। प्लेस द हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, प्लेस द अदर ऑन द टॉप एंड इंटरलॉक द फिंगर, और हम लोग कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंप्रेस द चेस्ट हम लोग, ठीक है, कंप्रेशन तो बोल दिया, अब कितना कंप्रेस करेंगे, तो रेट जो होना चाहिए वो 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 100 to 120 मिनट, ठीक है, कंप्रेशन पर मिनट हम लोग को देना है। डेप्थ कितना जाना है, 4 to 5 सेंटीमीटर। इक्वल कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन, ऐसा नहीं है कि हम लोग कंप्रेस करते ही जा रहे हैं, कंप्रेस के साथ हम लोग रिलैक्सेशन भी देंगे, जिसको रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है। जिसके कारण हम लोग फुल रिलैक्स होने से कारण जो हमारा ब्लड है वो हार्ट में आ जाए, ठीक है, और फिर वो पूरा जो ब्लड की मात्रा है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए। इसमें ध्यान भी रखना है, मिनिमम इंटरप्शन लेस देन 10 सेकेंड करना है, उससे ज्यादा इंटरप्ट नहीं करना है जब हम लोग इंटरचेंज ऑफ दी, ठीक है, जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो उसमें भी लेस देन 10 सेकेंड ही इंटरप्ट करना है। When possible, 2 or more rescuer change CPR operator every 2 minutes to prevent fatigue। अगर एक ही आदमी CPR कंटिन्यू देते रहेगा तो वो थक जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम लोगों को एवरी 2 मिनट में, ठीक है, हम लोगों को चेंज करना है। अब हम लोग बात कर लिए कंप्रेशन की, अब हम लोग बात करेंगे एयरवे की। एयरवे मतलब क्या है, हम लोग इसको दो पोजीशन से करेंगे, हेड टिल चिन लिफ्ट पोजीशन है ये, और चिन लिफ्ट मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। एक हाथ फोरहेड में रखना है, एक हाथ चिल में, और सिंपली हम लोगों को एक्सटेंड कर देना है ताकि जो एयरवे है वो खुल जाएगा हम लोगों को, और हम लोग उसके बाद जो फूक है उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं। दूसरा है जॉ थ्रस्ट पोजीशन। जॉ थ्रस्ट पोजीशन में होता है हम लोग दोनों साइड से जॉ को पकड़ के थोड़ा ऊपर की ओर घिसकाएंगे तो वो जो एयरवे है वो खुल जाएगा, ठीक है। हम लोग जॉ थ्रस्ट पोजीशन कब देंगे, जब जैसे पेशेंट मतलब एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को जॉ थ्रस्ट पोजीशन देना है। अगर हम लोगों को पता नहीं है नेक में इंजरी हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हम लोग एसेस नहीं कर पाए कि नेक में इंजरी है कि नहीं, अगर नेक में इंजरी हुआ होगा थोड़ा सा और हम लोग हेड टिल चिन लिफ्ट मैनुअर दे दिया तो उसको इंजरी और होने का चांसेस है और पेशेंट डेथ हो सकता है, तो उस केस में हम लोग जॉ थ्रस्ट पोजीशन देंगे। अब तीसरा हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग का। इफ द विक्टिम इज नॉट ब्रीदिंग, गिव 2 ब्रीथ 1 सेकेंड इच दैट मेक द चेस्ट राइज। जब हम लोग ब्रीदिंग देंगे तो आंख, मुंह तो हम लोगों का माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में रहेगा और हमारा जो आंख है वो चेस्ट की तरफ रहना चाहिए
ताकि हम लोग जब फूंक दे रहे हैं, ब्रीथ दे रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे उधर से उधर कि जब हम लोग फूंक मार रहे हैं या फिर हम लोग ब्रीदिंग दे रहे हैं तो चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्रीदिंग देने का माउथ टू माउथ हो सकता है, डायरेक्ट माउथ टू माउथ कॉन्टेक्ट, माउथ टू मास्क ब्रीदिंग दे सकते हैं या फिर बैग मास्क वेंटिलेशन दे सकते हैं आम्बू बैग से। अब कोऑर्डिनेट बिटवीन द चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग। ठीक है, तो 30 चेस्ट कंप्रेशन फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे 2 मिनट्स के लिए। ये 1 साइकिल हो गया हमारा। ये डिफिब्रिलेशन है। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको कोई भी ले पर्सन भी चला सकता है और आजकल बड़ी अच्छे अच्छे हाँ एयरपोर्ट्स में ये सब अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो डिफिब्रिलेशन का क्या है, इसमें भी 2 टाइप का डिफिब्रिलेटर आता है। एक बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर आता है, एक मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर आता है। ठीक है, तो बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर जो है वो इनकॉर्पोरेट 2 वे करंट फ्लो। ठीक है, एक स्टर्नम में प्लेस होता है, ठीक है, और एक एपेक्स में फ्लो होता है। तो स्टर्नम से एपेक्स, एपेक्स से स्टर्नम, मतलब दोनों तरफ से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, जिसमें हम लोग एनर्जी लेवल 120 टू 200 जूल तक सेट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर ही हम लोग बाईफेजिक में दे सकते हैं। और मोनोफेजिक में क्या है, ये पहले के ज़माने के डिफिब्रिलेटर्स में होते थे, जिसमें करंट का डिलीवरी जो होता है वो स्टर्नम टू अपेक्स ही होता है, मतलब यूनि डायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शनल जो करंट का फ्लो है वो होता है। और उसमें हम लोग 360 जूल हम लोग देते थे। पैडल का प्लेसमेंट क्या होता है, एक तो पैडल होता है जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग देंगे जिसका नाम है अस्टर्नम, और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी एंटी पोस्टीरियर लाइन में देंगे जिसका नाम होता है एपेक्स। ठीक है, ROAC, इतना होने के बाद हम लोग ROAC मतलब रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, हम लोग CPR दे दिए। इन केस अगर वो उसका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो ऑन हो गया, कार्डियक अरेस्ट जो था वो खत्म हो गया और पेशेंट फिर से ब्रीदिंग और उसका जो कैरोटेड पल्स है वो वापस आ गया। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, है ना, इन केस ऑफ द पेशेंट रिवर्टेड दैट इज द रिटर्न ऑफ द स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, प्रोवाइड द साइड लाइन पोजिशन। ठीक है, हम लोग हमेशा साइड लाइन पोजिशन देंगे उसको, ताकि जो सिक्रीशन है वो बाहर निकले, वो एस्पिरेट ना हो। ठीक है, इसका मेन मोटिव यही है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी हम लोग मेंटेन करते रहेंगे, और हम लोगों को हाइपर वेंटिलेट नहीं करना है पेशेंट को। और अगर हाइपोटेंशन है तो हाइपोटेंशन को हम लोग को ट्रीट करना है। ठीक है, और 12 लीड ECG हम लोगों को निकालना है। इन केस ऑफ द पेशेंट इज नॉट रिवर्टेड, स्विच टू SCLS। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR देने के बाद भी रिवर्ट नहीं करता है तो हम लोग SCLS में स्विच कर देंगे, जो कि है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इसमें नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बिफोर द प्रोसीजर। ठीक है, फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल फॉर द इंटुबेशन, अभी तक हम लोग आम्बू बैग से कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हम उससे नहीं हो पा रहा है तो हम लोग SCLS के थ्रू स्विच करेंगे। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग पेशेंट को इंटुबेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जितना आर्टिकल्स चाहिए फॉर द इंटुबेशन वो अरेंज करना है, और ट्रे ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स हम लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, जो हमारा क्रैश कार्ट रहता है, इमरजेंसी ड्रग्स, एट्रोपिन, एड्रेनलिन, ठीक है, वो सब, डोबुटामिन, ये सब कुछ हम लोगों को लाना है, मतलब क्रैश कार्ट को अपने पास लाना है। ठीक है, क्रैश कार्ट में शॉर्ट में हम बता दे रहे क्रैश कार्ट में क्या क्या रहता है। ठीक है, इसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्रैश कार्ट का, इसमें शॉर्ट में हम लोग बात कर लेंगे। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है, स्टिलेट होता है, मैगल फॉरसेप होता है जो इंटुबेशन में हेल्प करता है, डिफिकल्ट इंटुबेशन में। आम्बू बैग होता है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ठीक है, जो बैग होता है, डिफरेंट साइज का मास्क होता है। ठीक है, ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है, सक्शंस होते हैं डिफरेंट साइजेस के, लेरेंजोस्कोप होता है, एडिसिव टेप, लोकल एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, किडनी ट्रे होता है, ग्लव्स होता है, पेपर बैग, डिस्पोजेबल सिरिंज, इंट्रावेनस सेट IV फ्लूइड्स का, और अदर में वाइटल साइन ट्रे, ऑक्सीजन सप्लाई, सक्शन मशीन, वेंटिलेटर एंड डिफिब्रिलेटर, ये सब क्रैश कार्ट में रहता है। ए ट्रे कंटेनिंग द इमरजेंसी ड्रग, ये जो है क्रैश कार्ट है। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर द हाई क्वालिटी CPR, हाई क्वालिटी CPR किसको बोला जाएगा, पुश हार्ड एंड फास्ट।
ठीक है, क्योंकि हम लोगों को 100 to 120 बीट, मतलब जो 100 to 120 प्रेस पर मिनट हम लोगों को करना है। ठीक है, तो पुश हार्ड एंड फास्ट, अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉल आफ्टर ईच कंप्रेशन, डू नॉट इंटरप्ट मोर देन 10 सेकेंड, assess the pulse every 2 minute interval, resume CPR immediately after delivery of the shock। तो ये हम लोग फुलफिल करते क्राइटेरिया को, तो उसको हाई क्वालिटी सीपीआर बोलेंगे। ठीक है, सीपीआर तो हम लोग दे दिए, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिब्स, ठीक है, एक्सटर्नल या रिब फ्रैक्चर हो सकता है अगर हम लोग अच्छे से प्लेसमेंट ऑफ हैंड नहीं किए तो। न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स हो सकता है। ठीक है, बोथ रिलेटेड टू द लंग पंचर फ्रॉम द फ्रैक्चर लिफ्ट, इंजरी टू द हार्ट और द ग्रेट वेसल्स ड्यू टू द improperly performed चेस्ट कंप्रेशन, इंट्राकार्डियक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ऑर्गन लेसिरेशन हो सकता है। ठीक है, लीवर और स्प्लीन ड्यू टू द फोर्सफुल कंप्रेशन, एस्पिरेशन हो सकता है स्टोमक कंटेंट का। ठीक है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन के कारण, एंड एलिवेटेड डायफ्राम ड्यू टू द हाईली वेंटिलेटरी प्रेशर। ये सब जो है हमारा कॉम्प्लिकेशंस है। तो टर्मिनेशन ऑफ सीपीआर, व्हेन टू डिसकंटिन्यू सीपीआर। ठीक है, तो सक्सेसफुल रिससिटेशन, या तो हम लोग सक्सेसफुल रिससिटेशन हो गए, ठीक है, या तो फिर हम लोग पेशेंट को अगर बाहर हुआ है कहीं आउटसाइड द हॉस्पिटल सिनेरियो, तो हम लोग पेशेंट को इमरजेंसी व्हीकल में दे दिए हैं। ठीक है, जो एम्बुलेंस है वो चला गया है लेके, उस टाइम पे जो ट्रेंड है रेस्क्यूअर वो संभालेगा। ठीक है, या तो फिर प्रनाउंस डेथ बाय द फिजिशियन, हम लोगों के लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग पेशेंट को नहीं बचा पाए, तब हम लोग डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर अगर आप सिंगल हो, कोई हेल्प के लिए आपका नहीं आया है, आप एग्जॉस्टेड हो गए हो, उस टर्म एंड कंडीशन में आप सीपीआर को रोक सकते हैं। साइन ऑफ सक्सेसफुल सीपीआर, क्या क्या साइन हो सकता है? मूव बॉडी पार्ट, कलर में इम्प्रूव फ्रॉम द साइनोसिस। ठीक है, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन है वो कम होने लगेगा। पर्सपेक्टिव लंग एक्सपेंशन, जो लंग्स है वो एक्सपेंड करने लगेगा। पल्पेबल पल्स, ठीक है, पीपल विल रिएक्ट टू लाइट, नॉर्मल हार्ट रेट विल बी रिटर्न एंड स्पॉन्टेनियस गैप्स और ब्रीदिंग विल अकर। ठीक है, ये सब जो नॉर्मल है वो, ये सब जो साइन है वो सब दिखाते हैं कि हाँ सक्सेसफुल हमारा जो सीपीआर था वो सक्सेसफुल रहा। इसमें हमारे नर्सेस जो है वो क्या रोल होता है पोस्ट रिससिटेशन मेजर में, तो हम लोगों को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना है। पेशेंट हुए जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट फॉर एटलीस्ट 48 to 72 आवर्स। शिफ्ट द पेशेंट टू द आईसीयू। ठीक है, हम लोग आईसीयू शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को, ताकि फॉर द बेटर ऑब्जर्वेशन एंड आवरली मेंटेनिंग ऑफ द चार्ट्स। चेक द ओरल कैविटी एंड डू नॉट सक्शन टू प्रिवेंट एक्सपिरेशन एंड डू सक्शनिंग, सॉरी वी हैव टू सक्शन। ठीक है, एस्पिरेशन से बचने के लिए हम लोग को सक्शनिंग करना। हम लोग 24/7 हम लोग को ईसीजी, सीबीपी एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, टेम्परेचर भी चेक करना है। ठीक है, और एक्सरे देखना है टू इवेलुएट द रिब फ्रैक्चर और इंसर्ट द एंडोट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, इफ नॉट इन प्लेस, अगर एंडोट्रैकियल ट्यूब डाला हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत हड़बड़ी में डाला जाता है ताकि वो प्रॉपरली फिक्स्ड नहीं किया होता है। अगर पेशेंट को एंडोट्रैकियल ट्यूब है तो पोस्ट रिससिटेशन के बाद जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसको अच्छे से फिक्स करेंगे और प्रॉपर जो है उसकी प्लेसमेंट करेंगे। ऑक्सीजन देना है 48 आवर्स तक, आईवी इन्फ्यूजन चलाने हैं, एडिक्वेट फ्लूइड, पॉलिश कैथेटर डाल देना है ताकि यूरिन आउटपुट जो है वो देखेंगे, क्योंकि यूरिन आउटपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ताकि हम लोगों का जो सप्लाई है और ब्लड सप्लाई टू द किडनी वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूरिन आउटपुट देखेंगे। नेजोगैस्ट्रिक इंटुबेशन और एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट are necessary for the patient with the full stomach to prevent vomiting, aspiration of the vomiters into the lungs। ठीक है, हम लोग नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है उसको डालेंगे और एस्पिरेट कर लेंगे ताकि जो पेशेंट जो है वो एस्पिरेट ना करे। ठीक है, एबीजी एनालिसिस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, क्योंकि पेशेंट को बहुत देर से ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो मे भी चांसेस है कि पेशेंट विल गो इनटू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो हम लोग इवेलुएट करने के लिए एबीजी करेंगे।
डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या करेंगे, प्री प्रोसीजर रिदम, ठीक है, जब हम लोग देखें सीन में आए सिनेरियो तो उसका क्या रिदम था, टोटल सीपीआर का क्या टाइम रहा, ठीक है, उसमें हम लोग कितना वोल्टेज का सीपीआर डिलीवर किए, पोस्ट डिफिब्रिलेटरल रिदम क्या था, कौन से ड्रग्स कौन से टाइम पे कितने डोजेज हम लोग दिए, वो सब सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। अदर हेमोडायनेमिक डाटा अवेलेबल, ठीक है, एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द सीपीआर वो भी लिखेंगे, कौन कौन से डॉक्टर आए, कोड ब्लू अनाउंस होने के बाद कितने देर में डॉक्टर्स आए, हु इज़ द टीम लीडिंग, हु आर द नर्सेस, है ना, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी हेल्थ केयर टीम है जो उस सीपीआर के में इन्वॉल्व थे, सबका डॉक्टर्स के नेम होंगे, कितने ड्रग्स लगे, कितने टाइम तक चला, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। लीगल एस्पेक्ट क्या है सीपीआर का, इवन इफ ये बहुत अच्छा चीज़ है और हम लोग जान बचाने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लीगल एस्पेक्ट है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। यू कैन गिव सीपीआर विदाउट फियर ऑफ द लीगल एक्शन, है ना। समटाइम द रिलेटिव ऑफ द विक्टिम एज्यूम द रेस्क्यूअर वन एज द कल्प्रिट, लेकिन कभी कभी हम लोग सीपीआर कुछ अच्छा चीज़ करने के बावजूद भी हम लोगों को उसके घर वाले सोचते हैं कि ये हमारा पेशेंट को मार डाला है, ठीक है। Law and regulation grant permission to anyone who try to give CPR in an honest, good faith effort to save life। अगर हम लोग गुड फेथ, ठीक है, हम लोग ऑनेस्ट है कि हम लोग सच में इसका हम लोग जान बचा रहे हैं, तो उसके लिए लॉ और रेगुलेशन जो है वो हम लोग को परमिशन देता है और हम लोग सीपीआर दे सकते हैं इन ए ऑनेस्ट मैनर। ये नहीं कि हम उसको सीपीआर देने के बहाने जान ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। Ethical aspect in CPR: do not start CPR. Many states in the America have do not attempt resuscitation। जैसे कि बहुत सारे अमेरिका में है स्टेट, वहाँ पे बोला गया है कि हमको रेसिस्टेट नहीं करना, ठीक है, डू नॉट रेसिस्टेट, ये एक कानून है, उसमें वो कंसेंट देते हैं कि अगर मेरे को कुछ ऐसा होता है तो हमको रेसिस्टेट नहीं किया जाए, ठीक है। इट मीन्स द पीपल डू नॉट want the rescue procedure or the CPR on them and they carry such a jewelry or the card indicated clearly do not resuscitate in the emergency hour, you should also respect the victim wishes। तो हम लोगों को उसका जो विश है उसको मान के हम लोग जो है उसको रिससिटेट नहीं करेंगे, यही है एथिकल एस्पेक्ट ऑफ सीपीआर। ये अभी इंडिया में वैसा नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग आज बात किए हैं सीपीआर के बारे में, बीएलएस, ठीक है, कैसे पेशेंट को हम लोग बीएलएस जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसको देना है और बेसिक लाइफ सपोर्ट से कैसे पेशेंट का जान बच सकता है हमारे एक छोटे से एफर्ट से, ठीक है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो हम लोग आज डिस्कस किए हैं सीपीआर के बारे में, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियक अरेस्ट एंड द रेस्पिरेटरी अरेस्ट। उसका हम लोग आज प्रिंसिपल देखें, उसका पर्पस क्या है, इंडिकेशंस क्या है, ठीक है, और इफेक्टिव सीपीआर कैसे हम लोग देते हैं वो हम लोग जाने हैं, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ सीपीआर और कॉम्प्लिकेशंस भी जाने हैं और लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर इसका एक समरी है तो ये एक समरी है, ठीक है। इसमें एडल्ट में नो ब्रीदिंग और नो नॉर्मल रेस्पिरेशन है तो उस पर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड में भी नो ब्रीदिंग और ओनली गैस्पिंग है तो हम लोग स्टार्ट मतलब सोच सकते हैं कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है। उसके साथ साथ हम लोग पल्स भी देखेंगे विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, 10 सेकेंड तक ही हम लोग एसेस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का ये क्वेश्चन है रहेगा कि चिल्ड्रन में हम लोग पल्स कहाँ देखेंगे। एडल्ट में तो हम लोग कैरोटिड पल्स देख रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन चिल्ड्रन में हम लोग कौन सा साइट में पल्स चेक करेंगे, ठीक है। कैरोटिड पल्स चेक करेंगे या फिर फेमरल पल्स चेक करेंगे या फिर रेडियल आर्टरी हम लोग पल्पेट करेंगे, ठीक है। कौन सा पल्स हम लोग को देखना है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो आप लोगों का असाइनमेंट आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। सीपीआर का सीक्वेंस भी वही रहेगा, सीएबी चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, कंप्रेशन रेट एटलीस्ट 100 होना चाहिए, ठीक है, और 120 के बीच में। चेस्ट कंप्रेशन एडल्ट में हम लोग 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर 4 to 5 सेंटीमीटर करेंगे, जो कि 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, ठीक है। और पीडियाट्रिक में और
ठीक है। और चिल्ड्रन में हम लोग 1/3 ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अबाउट 2 इंचेस, इसमें भी 5 सेंटीमीटर, और इन्फेंट में हम लोग 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो कि 4 सेंटीमीटर तक हम लोग करेंगे। सभी केस में जो रिकॉल है चेस्ट कंप्रेशन का वो हम लोगों को करना है, ठीक है। मिनिमम इंटरप्शन हम लोग बात कर लिए थे 10 सेकेंड होना चाहिए। एयरवे में चिन लिफ्ट होता है और जॉ थ्रस्ट होता है जो सस्पेक्टेड ट्रॉमा केसेस होते हैं उसमें, ठीक है। जो सस्पेक्टेड ट्रॉमा केसेस रहेंगे उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि सस्पेक्टेड ट्रॉमा केसेस में हम लोग कौन सा मैनुअर देंगे, जॉ थ्रस्ट देंगे या फिर हेड टिल चिन लिफ्ट मैनुअर करेंगे, तो जॉ थ्रस्ट होगा, ठीक है। फिर एडल्ट्स में हम लोग 30:2 रेशियो करेंगे और चिल्ड्रन और इन्फेंट में 30:2 और 15:2 अगर सिंगल डबल रेस्क्यूअर है तो। वेंटिलेशन विद द एडवांस एयरवे 1 ब्रीथ एवरी 6 to 8 सेकेंड। अगर आम्बू बैग हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन हो गया है और आम्बू बैग से हम लोग दे रहे हैं तो 6 to 8 सेकेंड में एक ब्रीथ हम लोग देंगे, ठीक है। डिफिब्रिलेशन अटैच एंड यूज द एडी, ठीक है, एज सुन एज अवेलेबल। मिनिमाइज इंटरप्शन इन द चेस्ट कंप्रेशन बिफोर एंड आफ्टर सो रिज्यूम सीपीआर बिगनिंग विथ कंप्रेशन इमीडिएटली एंड इस शॉक। जैसे हम लोग शॉक दिए तो इमीडिएटली वी हैव टू रिज्यूम द सीपीआर। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन में ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, आई विल आंसर इट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, होप यू विल लाइक इट। मैंने इसको बहुत ही सिंपल बनाने का कोशिश किया है ताकि जो ले पर्सन है, जो नॉन मेडिकल पर्सन है, वो भी इस बात को समझ पाए और उससे थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सके। सो होप यू विल लाइक इट। थैंक यू एवरीवन।